हाय, मैं मीरा एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो आजकल काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इंडिया में 12th के बाद स्टूडेंट्स की स्थिति आजकल बहुत ख़राब और चैलेंजिंग है। 2024 और 25 के मुताबिक भारत में 12th पास के बाद जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाते हैं इन कॉलेज, वो ज़्यादातर बेरोजगार है, जो दिखाता है कि एजुकेशन और रोज़गार के बीच एक गैप है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सोशलिज्म पर बेस्ड है, जबकि इकोनॉमी हमारा कैपिटलिस्ट है, जिसका मतलब है कि पढ़ाई की क्रेडिडेंटल से रोज़गार की गारंटी नहीं मिलती। इसके विपरीत 12th तक पढ़ना ख़त्म करने वाले कुछ केसेस में अच्छा कमा धमा रहे हैं कुछ बच्चे एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएट्स, क्योंकि उन्होंने जल्दी ही प्रैक्टिकल स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया। और जबकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले 12th पास किया, फिर उसके बाद उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया, फिर हाई और अधिक बीबीए एमबीए ऐसे उनका कंटिन्यू रहता है, बट वो कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं एज लाइक अ स्किल। बट जबकि कुछ बच्चे उसी स्किल को अपना टैलेंट बनाकर वर्क करने लगते हैं और हैं। रिफॉर्म्स के बावजूद भी कई स्टूडेंट्स अभी भी रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारो मेथड का यूज़ कर रहे हैं। वो इस मेथड के यूज़ करने से अपने स्किल को प्रैक्टिकली नहीं बढ़ा पाते हैं। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे 12th पास की स्टूडेंट जो है उनकी एजुकेशन जो सिस्टम की वजह से क्यों, मतलब एजुकेशन सिस्टम क्यों रीज़न बन गया है उनकी बेरोजगारी का, और सरकार के किरदार को, और उन चैलेंजेस को जो उनके करियर पर प्रभाव डालते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कंडीशन। भारत देश के कुछ एजुकेटेड पर्सन जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भारत में हर 5 यूथ में से 1 पर्सन वेल एजुकेटेड है, लेकिन उनमें से करीब 13 से 14% बेरोजगार है। आर्ट और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स में जॉब मिसमैच सबसे बड़े इशू हैं। डिग्री मिलती ही पर इंडस्ट्री रेडी स्किल की कमी के कारण प्लेसमेंट नहीं देता है। महाराष्ट्र, केरला और दिल्ली जैसे राज्यों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट रीज़न इसका वही है, स्किल ना होना और बच्चों का सिर्फ मार्क्स पे फोकस करना, यही इसका फर्स्ट रीज़न है। बट गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ कम रोल नहीं है, गवर्नमेंट ने भी पूरा सहयोग दिया है। सरकार ने PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और स्किल इंडिया मिशन, PM कौशल विकास योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना जैसे रिफॉर्म्स लेकर भारत एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के प्रयास कर रही है। 2019 से 2025 के बीच गवर्नमेंट ने लगभग 17 करोड़ न्यू जॉब एड होने का डेटा दिया है, लेकिन डिमांड और स्किल के बीच मिसमैच अब भी चैलेंजिंग है। मीन्स डिमांड में अभी भी स्किल ही है, ना कि इतनी सारी डिग्रियाँ, पर बात अभी भी वही है। भारत एक देश जहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, जहाँ हर साल लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी करके नई जिंदगी की ओर शुरुआत करते। लेकिन सवाल ये है, क्या वजह है कि वेल एजुकेटेड होने के बाद भी लैक्स ऑफ यंगस्टर बेरोजगार है। 20 के लॉकडाउन में ये 20% तक पहुँच गया था। गवर्नमेंट नो स्किल और स्कीम प्रोग्राम लॉन्च किया, बट स्टिल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 13% के ऊपर बना हुआ है। चलिए बात करते हैं जापान कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो जापान में बच्चा अपनी पढ़ाई 6 ईयर की उम्र से ही शुरू करता है। उनका स्कूल स्ट्रक्चर 6-3-3-4 मॉडल पे बेस्ड है, जिसमें 6 साल प्राइमरी स्कूल, 3 साल जूनियर हाई एंड 3 ईयर हाई स्कूल, और उसके बाद हायर एजुकेशन होती है। सबसे ख़ास बात यह है कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल कंपलसरी है, यानी बच्चों को कम से कम 9 ईयर तक पहुंच मतलब कि वहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जापान के सभी बच्चे एजुकेटेड हो
और वो समझ रखे सभी बातों को, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका थोड़ा हाई हो, ऐसा गवर्नमेंट ट्राई करती है। जापान के स्कूल में डिसिप्लिन और टीम वर्क को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। स्कूल की साफ़ सफाई से लेकर अपने ग्रुप के साथ मिलके प्रोजेक्ट को करना तक, ये सब सेल्फ रिलायंस और ग्रुप कोऑपरेशन फ्यूचर में उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया और जापान दोनों एशियन देश है, लेकिन उनके स्कूल और एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा फ़र्क है कि उसे आप समझ ही सकते हैं। ऐसे भी होना चाहिए। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। हर स्टेट का अपना सिलेबस है, अपना सिलेबस और बोर्ड होता है, जिससे क्वालिटी अनइवन हो जाती है। जापान में मैक्स्ड के थ्रू एजुकेशन टाइटली कंट्रोल्ड है, जिससे यूनिफॉर्म क्वालिटी और डिसिप्लिन इन्वायरमेंट सब जगह बना रहता है। इंडियन पेरेंट्स भी अपने बच्चों के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट को सक्सेस पहला रूप मानते हैं कि अगर बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है तो उनका बच्चा सक्सेस माना जाता है, और उसके पीछे भी कुछ उनके अपने ओपिनियन होते हैं। बट जापान में ऐसा नहीं। जापान में पेरेंट्स पहले बच्चों के मैनर और उनके थिंकिंग एबिलिटी को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देती है। उनके मार्क्स को उतना कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। इंडिया में कोई बच्चा कितना होशियार है, इसके लिए उसका रिज़ल्ट चेक करना मीन्स कि एक कागज़ ही उसका माइंड की एबिलिटी का मापदंड बना होता है। इंडिया के पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अधिक मार्क्स ला रहा है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी से उसने अपने काम को ठीक से पूर्ण किया है, इसलिए वो ला रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बच्चा बहुत स्किल वाला पर्सन या फिर होशियार है। इसका मतलब है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है। बच्चा भी ये सुन के खुश हो जाता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें तब शाबाशी देते हैं जब वो पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लाते हैं, रट्टा मारो मेथड का यूज़ करते हैं। तो बच्चा और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाता। वो एक बॉक्स के अंदर ही अपनी थिंकिंग को रख लेता है कि एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ना है, अपनी चीट्स नहीं, नोट्स रेडी करने हैं, लर्न करना है और अच्छे मार्क्स कवर करने हैं, हमें अपना गोल अचीव करना है। बट वो कहीं ना कहीं इन सभी के चक्कर में स्किल पे फोकस नहीं कर पाते, वो बाहरी दुनिया में नहीं जा पाते, घुल मिल नहीं पाते, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, और ये आगे जाके बहुत उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो प्रॉब्लम सिर्फ वो तब फेस करते, तब उन्हें समझ आता है जब टाइम काफ़ी हद तक निकल चुका होता। और अगर कभी गलती से बच्चा पेरेंट्स के अगेंस्ट चला जाए कि नहीं, उन्हें खेल स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, तो पेरेंट्स का बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। जबकि जापान में पेरेंट्स बच्चों के सेल्फ डिसिप्लिन और टीम वर्क सिखाने में ज़्यादा, और एकेडमिक सक्सेस के साथ सोशल वैल्यूज़ को भी इक्वली इम्पोर्टेंट मानते हैं। दोनों सिस्टम की अपनी खासियत है। और लेकिन क्या इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम को वैसे ही ट्रांसफ़र कर पाएगा जैसे जापान ने किया है? क्या हम इंडिया के बच्चों को सिर्फ मार्क्स के लिए मतलब बढ़ाएंगे या फिर बढ़ावा देंगे, या फिर उन्हें लाइफ के लिए भी तैयार करेंगे? ये सवाल आपसे है, और इस विषय पर सब सोचना सबका वर्क है, क्योंकि सभी एक न एक तरफ से इस चीज़ से गुजर चुके हैं, और वो समझ सकते हैं कि एक ड्रीम अलग होता है और एक जिम्मेदारी थोड़ी अलग होती है। कोई बच्चा अगर ड्रीम देखता है तो उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए एक पेरेंट्स को भी उन्हें सपोर्ट करना होता है, ना कि सिर्फ अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए अपने हिसाब से अपने बच्चों को चलाना और उन्हें उनकी खुशियों को मात कर अपनी खुशियों के लिए यूज़ करना एक तरफ से। अगर कि कोई बच्चे की खुशी स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट खेलने में है, फुटबॉल खेलने में है, बट पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा 10वीं के बाद साइंस ले, तो उसका करियर वहीं पे ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आगे वो इरिटेट रहता है कि उसे करना कुछ और था और वो कर एक्चुअल में कुछ और रहा है। पर बात अभी भी फिर वही आ जाती है कि वो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए साइंस ले लेता है, और फिर अगर साइंस में अगर बच्चा फेल हो जाए तो पेरेंट्स कह देते हैं कि वो कंपेयर करने लग जाते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ऐसे हैं, अच्छे हैं, तो वहीं से उस बच्चे का मनोबल, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो
बड़े देशों का शिक्षा पे खर्च कितना है वो जानते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए आप, देश नॉर्वे की जीडीपी 28.97 है एंड उसने शिक्षा पे खर्च 1.87 किया हुआ है। उसकी फीसदी जो हिस्सेदारी है वो 6.38% है। नॉर्वे जो विकसित देशों में से एक देश है। यहाँ पे जो कुछ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की जीडीपी 14.95 एंड शिक्षा पे खर्च 1.00 है, जबकि उसकी हिस्सेदारी नॉर्वे से कम देखिए 6.31% है। और ब्रिटेन की 190.47 और उसका शिक्षा पे खर्च 11.87 है। ये सभी जो कंट्री है, ये तीनों न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ये सब टॉप 3 में आ चुके हैं, जबकि हमारा भारत जीडीपी में 188.66 है एंड उसका शिक्षा पे किया गया खर्च 4.41 है, कि ऊपर के सभी देशों से बहुत ही कम है। जापान का 14.43 है और हिस्सेदारी उसकी 4.08% है, जबकि भारत का सिर्फ 4 पॉइंट है। यहाँ पे आप देखिए कितना कम है और इसकी हिस्सेदारी ओनली 2.7% ही है। पूरे जापान का आधा 4.08% जापान का है, जबकि हमारा इंडिया का 2.7% ही है। जब तक सरकार भी शिक्षा पे खर्च इतना ही करेगी और हिस्सेदारी भी इतनी रहेगी, तब तक कैसे पॉसिबल है। हम अपने डेली लाइफ में टैक्स बढ़ा रहे हैं तो उतनी अच्छी फैसिलिटी भी तो प्रदान होनी चाहिए ना। हर चीज़ पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। जापान में भी टैक्स है, वहाँ भी टैक्स है। ऐसा नहीं है कि वहाँ टैक्स नहीं है, और या फिर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ टैक्स हमसे ज़्यादा है। वहाँ टैक्स हमारे कंट्री के टैक्स से बहुत कम है, लेकिन फिर भी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा दी जा रही है। और उसके बाद हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स होने के बावजूद भी शिक्षा पे किया जाने वाला खर्च ओनली 4.41 लाख करोड़ रुपए क्यों है, और हिस्सेदारी 2.7%। कुछ एक एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा चेंज करना है तो पहले गवर्नमेंट, अगर ऐसे गवर्नमेंट सरकार ऐसे ऊँचे लोगों पदवी पर ऐसे लोग रहेंगे ना, तो हो गया भला इस कंट्री का। This is Japanese kindergarten. 星のように遠ざかる電車で思います幸せになる道には2つあるके बच्चे जो अपने अपने बचपन से ही कुछ नया प्रैक्टिकली ट्राई कर रहे हैं, इनको फिर बड़े होने तक काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि इनको इंटरेस्ट एटलीस्ट है किसमें, तो ये डिग्री के पीछे नहीं जाएंगे। कि जो आज लोग डिग्री के पीछे पड़े हुए हैं, जो स्किल को इम्पोर्टेंस नहीं देते और एक टाइम के लिए स्कूल, कॉलेज, उसके बाद फिर नॉर्मल जॉब से हट के लोग बच्चे कुछ करते हैं अपनी लाइफ में। जापान के बच्चों को ऐसे ही ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो एक रूट में ना बंधे रहे कि स्कूल, कॉलेज, उसके बाद जॉब। वहाँ के लिए कितने सारा भीड़ इकट्ठा हो गया है सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए। इससे इतना तो पता चल रहा है जितने लोग हैं उतनी ज़्यादा जॉब प्लेसमेंट है ही नहीं हमारे कंट्री में।